2 मई 2021 जगह नंदीग्राम का एक बेहद तनावपूर्ण और अंधेरा मतगणना कक्ष। बाहर पूरे देश की नजरें सिर्फ इसी एक राज्य पर टिकी हैं और अंदर राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही पुराने सहयोगी के खिलाफ अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। वोटों की गिनती किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं चल रही। कभी वो आगे, कभी पीछे और फिर अचानक से सर्वर क्रैश हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को इस कदर हैरत में डाल दिया। ये कोई आम स्थानीय चुनाव बिल्कुल नहीं था। ये भारत के लिए दो पूरी तरह से अलग विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का सीधा टकराव था। लेकिन इस भारी टकराव की असली वजह समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक ऐसा राज्य जिसने लगातार 3 दशकों तक वामपंथी शासन को चुना, वो अचानक से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे भयंकर और उग्र राजनीतिक युद्ध क्षेत्र कैसे बन गया। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1, लाल किले का पतन। पश्चिम बंगाल पर पूरे 34 सालों तक वामपंथियों का राज रहा। एक ऐसा लाल किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किला धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष पर टिका था। ऑपरेशन बरगा जैसे विशाल भूमि सुधार आंदोलनों ने गांव-गांव में कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें इतनी गहरी कर दी थीं कि ऐसा लगता था मानो सत्ता उनके हाथों से कभी जा ही नहीं सकती। एक ऐसा जमीनी नेटवर्क तैयार हो गया था जिसने दशकों तक वहां की राजनीति की दिशा तय की। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत और अभेद्य किला आखिर ढहा कैसे? बड़ी अजीब विडंबना है। जिस सरकार ने हमेशा किसानों के हक की बात की, वही जब टाटा मोटर्स और सलीम ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के लिए जमीनें अधिग्रहित करने लगी तो जमीन सचमुच सुलग उठी। 2006 का सिंगूर विवाद हो या फिर 2007 में नंदीग्राम की वो खौफनाक पुलिस फायरिंग जिसमें कई किसानों की जान चली गई, ये वो गहरी दरारें थीं जिन्होंने दशकों पुराने इस लाल किले की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। भाग 2, एक स्ट्रीट फाइटर का उदय। इसी उथल-पुथल के बीच एक नया चेहरा उभरता है। कांग्रेस में 26 साल गुजारने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी एक अलग राह चुनी और 1998 में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना की। सफेद सूती साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल, इस सादगी ने उन्हें एक जमीन से जुड़ी आक्रामक स्ट्रीट फाइटर की पहचान दी। उनका नारा था मां, माटी, मानुष। इस नारे ने सत्ताधारी वामपंथ के खिलाफ सुलग रहे लोगों के गुस्से को एक नई और बहुत बुलंद आवाज दी। लोग उनके साथ बस जुड़ते चले गए क्योंकि वो उन्हें अपने ही बीच की एक आम इंसान लगती थीं। और फिर आता है साल 2011 का वो ऐतिहासिक पल। नंदीग्राम और सिंगूर के जबरदस्त आंदोलनों की लहर पर सवार होकर इस नई राजनीतिक ताकत ने वो कर दिखाया जिसे तब तक पूरी तरह असंभव माना जाता था। पूरे 34 साल पुराने वामपंथी शासन का अंत हो गया। बंगाल का जो राजनीतिक रंग दशकों से लाल था वो अब पूरी तरह से हरा हो चुका था। ये एक ऐसी प्रचंड जीत थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। भाग 3, भगवा लहर। राजनीति में एक बड़ा नियम है, शून्यता या खालीपन कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वाम मोर्चा और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद जो खाली जगह बनी उसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ भरना शुरू किया। जो राजनीति कभी ग्रामीण संघों और वर्ग संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती थी, वो अब धार्मिक पहचान की ओर मुड़ने लगी थी। निराश हो चुके वामपंथी समर्थकों को अपने पाले में लाना और मतुआ जैसे शरणार्थी समुदायों के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के वादों ने भाजपा के लिए वहां एक बेहद ठोस जमीन तैयार कर दी। और इसके जो नतीजे आए वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। साल 2014 में जो पार्टी बंगाल में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी हुई थी, उसी ने 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में सीधे 18 सीटें जीत ली। लगभग 40% वोट शेयर हासिल करके इस चुनाव ने उस पुरानी धारणा को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया कि बंगाली हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति को स्वीकार नहीं करते। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। भाग 4, विचारधारा बनाम पहचान। 2021 के विधानसभा चुनाव आते आते ये मुकाबला सिर्फ विचारधाराओं का नहीं रह गया था। ये एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक युद्ध में बदल चुका था। एक तरफ थी टीएमसी जिसका नैरेटिव था कि राज्य की संस्कृति को बाहरी लोगों से बचाना है, और दूसरी तरफ थी भाजपा जिसका पूरा जोर मुस्लिम तुष्टीकरण को खत्म करने और राजनीतिक हिंसा को रोकने पर था। हवाओं में एक तरफ से जय श्री राम गूंजता तो दूसरी तरफ से जय बांग्ला। इन नारों ने धाव इतने ऊंचे कर दिए थे कि पूरा का पूरा चुनावी माहौल बुरी तरह से ध्रुवीकृत हो गया।
इस बीच चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था खुद एक बहुत बड़ा और तीखा मुद्दा बन गई। चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। एक तरफ भाजपा का कहना था कि ये कानून व्यवस्था बनाने और धमकियों को रोकने के लिए जरूरी कदम है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का सीधा आरोप था कि आधी रात को हो रही छापेमारी और केंद्रीय बल असल में स्थानीय मतदाताओं को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी मैक्रो राजनीतिक लड़ाई की एक बहुत ही खौफनाक और भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। सीतलकुची में हुई गोलीबारी में 4 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत, निमुतीता में हुए कच्चे बम विस्फोट, ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि इस खेल में दांव पर महज कुर्सियां नहीं बल्कि इंसानी जानें लगी थीं। इसी बीच लकीर भंडार जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं को एक तरफा गोलबंद किया और पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी का व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार करना, इस दृश्य ने पूरे चुनाव में एक ऐसी गहरी भावनात्मक लहर पैदा कर दी जिसने सारे समीकरण बदल दिए। भाग 5, खेल हमेशा जारी रहता है। और फिर आया वो क्लाइमैक्स। 2021 के नतीजों में टीएमसी ने 215 सीटों के साथ एक बार फिर से प्रचंड वापसी की। लेकिन सबसे बड़ा और नाटकीय ट्विस्ट ये था कि मुख्यमंत्री खुद अपनी ही नंदीग्राम सीट हार गईं। अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर के डेटा पर एक नजर डालें तो बंगाल की राजनीति की एक बहुत ही कड़वी और कठोर वास्तविकता सामने आती है। फिर से चुनाव लड़ने वाले विधायकों में दागी उम्मीदवारों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। भारी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटी है और लैंगिक प्रतिनिधित्व में एक बहुत बड़ी खाई साफ नजर आती है। ये डेटा बहुत हद तक इस बात का जवाब देता है कि क्यों इस राज्य में सत्ता और हिंसा का चक्र कभी नहीं रुकता और क्यों यहाँ की राजनीति हमेशा इतनी उग्र बनी रहती है। 2021 चुनाव का वो सबसे मशहूर एंथम तो सबको याद ही होगा, खेला होवे, यानी खेल शुरू हो गया है। सच कहें तो ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, ये इस बात का प्रतीक है कि बंगाल की आत्मा, पहचान और सत्ता की ये उग्र लड़ाई सिर्फ वोटों की गिनती के साथ खत्म नहीं हो जाती। चुनाव के बाद की जो राजनीतिक उथल-पुथल हमने देखी वो यही साबित करती है कि ये एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जहां खेला सचमुच हमेशा जारी रहता है। तो अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। 2021 के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल सिर्फ भारत का एक राज्य भर नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक पहचान और वर्चस्व का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। जैसे जैसे इस महासंग्राम की धूल बैठती है और दुर्भाग्य से हिंसा की गूंज अब भी सुनाई देती है, क्या ये निरंतर चलता हुआ चक्र भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की एक नई और शायद थोड़ी डराने वाली तस्वीर पेश कर रहा है? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है, इस राज्य में खेल कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता।